इंपॉर्टेंट ये है कि हम आपके पास आए, आप हमारे पास नहीं आए। ऑप्शन आपके पास बहुत सारा खुला हुआ है, लेकिन सौभाग्य है कि आप हमसे पढ़ना है, और मेरी सबसे बड़ी किस्मत है कि मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसमें हमने सिर्फ 4 सब्जेक्ट को फोकस किया है, 5वां एक को भी सेंटर में ले आया है, लेकिन आपको सबका बता देंगे। आपको लास्ट टाइम में सबको बता देंगे, सबको यहीं से समझा देंगे। आपका 100 का हद तक प्रयास करेंगे कि आपको 100 क्रॉस कर सके। जितना एक टीचर कर सकता है ऑनेस्टी के साथ में, मैं वो कर दूंगा, गारंटी नहीं लूंगा। वो मेरी औकात के बाहर की बात है कि मैं आपको बोल दूं कि एकदम पक्का आपको 100 आएगा, तो ये छोटी मुंह बड़ी बात वाला कहानी हो जाएगा, वो मैं नहीं लूंगा। लेकिन इतना जरूर मैं कहता हूं आपको कि कोई कहीं पे है उससे ज्यादा नंबर आएगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। तब जब आप कंटिन्यूटी के साथ में अगस्त के सेकेंड वीक, जब तक आजाद देश नहीं हो जाता है, तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इसके बीच में एक दिन भी एब्सेंटिंग नहीं हो, तब आप कहीं भी कंपेरिजन कर सकते हैं आप पटना में। और बीच में कोई भी बहाना लेकर आप एब्सेंट कर जाएं तो कंपेरिजन करने का हक नहीं है आपको। क्लियर? अब बात रहा 4 सब्जेक्ट। हम चाहते तो 6 के 6 सब्जेक्ट को कर सकते थे। बचा क्या सुजीत सर? पॉलिटी बचा, इकोनॉमी बचा, और ज्योग्राफी बचा, और एक मैथ्स बचा। अगर कहें तो 4 सब्जेक्ट बचा हुआ, तो मैथ्स को तो छोड़ ही दो सुजीत सर, 3 सब्जेक्ट और बचा हुआ। अगर 3 सब्जेक्ट को और इंक्लूड कर देते, टाइम तो हम इतना ही देते आपको। सोचने वाली बात है, टाइम तो हम इतना ही देते, इससे ज्यादा टाइम नहीं देते। और इससे ज्यादा अगर टाइम देते तो आप घर में चले जाते, क्योंकि उसके 15 अगस्त के बाद आपको डिप्रेशन होना शुरू हो जाएगा। तब रिवीजन का टाइमिंग आ जाएगा, तब आपको खुद से रिवीजन का टाइमिंग। इस समय मैं रिवीजन करवा रहा हूं, क्रैश कोर्स जस्ट लाइक रिवीजन। बात समझ में ना? उसके बाद आपको रिवीजन करना है, एक बार मेरा और एक बार आपका। 50% मेरा, 50% आपका, सिलेक्शन श्योर। बस ये मेरा है आपको कहने का। यूरोपीय कंपनियों का आगमन में आपको अगर कभी क्वेश्चन आएगा तो कहां से आएगा वो भी हम आपको बताते हैं। कर्नाटक का युद्ध आप जानते हैं ना, 3 युद्ध हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। आप पहले एक बार सिलेबस को समझ जाइए कि कैसे किया जाएगा, ताकि आसानी से आधुनिक भारत से निकल जाए। और आधुनिक भारत में जिसका ज्यादा से ज्यादा इतिहास में सही होगा, समझिए उसका रिजल्ट हो रहा। हिस्ट्री अगर सही चला गया तो रिजल्ट हो जाएगा, हिस्ट्री गड़बड़ा दिया तो खेल खत्म कर देगा। दूसरा, यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो सीधे होगा गवर्नर जनरल। अगर यह देखा जाए तो पूरा का पूरा आधुनिक भारत का सार है। अगर और कोई भी टीचर इसको नहीं पढ़ाता, कहीं भी आप चल जाइए, जिस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना ले लीजिए, क्रैश कोर्स तो छोड़ दीजिए, सब्जेक्ट में ना पढ़ाता हूं, और आपको हम गवर्नर जनरल पढ़ाएंगे। अगर इसको अच्छे से आप समझ लिए तो पूरा का पूरा आधुनिक भारत आपके कब्जे में है। और यह स्टार्ट जो होगा रॉबर्ट क्लाइव से होगा, और समाप्त जो होगा वो कहां पे चला जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन तक जाएगा। जरा अंदाजा लगा लीजिए, इतने साल का इतिहास आपके सामने रखना है, और उन बातों को रखना है जहां इतिहास क्या कर रहा है, एक मोड़ ले रहा है। इतिहास का क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछेगा, गया जमाना छोड़ दो। जहां पे मोड़ आएगा, गाड़ी कहां पे गिरता है? जहां मोड़ आता है। स्टूडेंट कहां पे गिरेगा? जहां से कहीं ना कहीं क्या है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। कंफ्यूजन क्रिएट इक्वल टू मोड़। और इतिहास में जहां जहां कंफ्यूजन क्रिएट होगा हम आपको बताएंगे, आप सुनते जाइएगा, आपको मजा आ गया, गुरुदेव अच्छे से समझ में आएगा। गवर्नर जनरल, अब इसके लिए क्या पलासी और बक्सर का युद्ध हम समझाएं आपको? इसी में इंक्लूड कर देंगे बताने वक्त। क्लियर है? उसके बाद हल्का सा हम लोग चल जाएंगे जनजातीय विद्रोह पे। जनजातीय विद्रोह में कौन सा पढ़ाइएगा सुई सर? जनजातीय विद्रोह में उस विद्रोह को पढ़ाएंगे जिस विद्रोह के होने से आगे कोई विद्रोह जो है उसकी पूरी तरीके से पृष्ठभूमि तय कर दी। और स्पेशली एक तो ये प्रॉब्लम ये रहेगा, और दूसरा वो रहेगा जो अपने बिहार में हुआ है। ध्यान रखिएगा, बिहार झारखंड को इंक्लूड करके। अब ये नहीं कहिएगा कि सर बंगाल को भी ले लीजिए, नहीं, ध्यान रखिएगा, बीपीएससी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट करना है। क्लियर? तीसरी बात, अगर आप इतिहास की तैयारी कर रहे हैं तो यहीं पे आपको बता देते, आप अपने दिमाग में ले जाइए, जिसका 25 साल पूरा हो गया,
हालांकि 25 साल किसी का पूरा नहीं होगा, वो सब पूछेगा नहीं। मोस्ट प्रॉब्ली जिसका 75 साल पूरा हो गया, जिसका 100 साल पूरा हो गया, जिसका 150 साल पूरा हो गया, जिसका 200 साल पूरा हो गया, जिसका 300 साल पूरा हो गया, कोई ऐसी घटना है वो कंफर्म मान लीजिए, आंख बंद कर लीजिए, वो आ रहा क्वेश्चन में। मैं लिख के देता हूं, क्वेश्चन आएगा, आप देख लीजिएगा पेपर में। मेरे पे यकीन नहीं है तो फिर भी सर क्वेश्चन देखो ना, उस साल देखो कि उसका 100 साल, 75 साल या 150 साल या 200 साल हुआ या नहीं, आप खुद ही ट्राई कर लो। कोई दिक्कत, कोई समस्या? आइए, जनजातीय विद्रोह के बाद थोड़ा सा हल्का सा, हालांकि है नहीं इंपॉर्टेंट, लेकिन धर्म सुधार आंदोलन हल्का सा आपको समझा देंगे, यह जरूरी है। धर्म सुधार आंदोलन के बाद एक चैप्टर और है जहां से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो चैप्टर है भू राजस्व बंदोबस्त, जिसके अंदर आपका 3 आएगा। एक अस्थाई परमानेंट सेटलमेंट, एक रैयतवाड़ी, और दूसरा महालवाड़ी। क्लियर? उसके बाद सीधे भागेंगे 1885 में। ध्यान रखिएगा, पीछे बहुत सारा चैप्टर है जिसको हम छोड़ चुके हैं। अगर जिनको पता होगा सिलेबस वो समझ गए होंगे। सबको नहीं करना है, हमारे पास टाइम लिमिटेड है। हमको वैसे करवा दीजिए कि यहां से एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, वैसे बस पढ़ा दीजिए। 10 चैप्टर नहीं पढ़ाइए जी सर, 8 ही चैप्टर पढ़ाइए, लेकिन आज 8 चैप्टर में अगर क्वेश्चन आयोग डाल रहा है तो वहां गलती से भी गलती नहीं होना चाहिए। यही कॉन्सेप्ट लेकिन आप हमारे पास आए हैं बैठने के लिए इस 2 महीने में। 1885 का कांग्रेस, यहां से भी एक क्वेश्चन रहेगा आपका। ये सब वो टॉपिक है जहां से कंफर्म में क्वेश्चन रहेगा। अभी आपके सामने दृश्य दिखा देंगे। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। 1885 के बाद 1905 बंगाल विभाजन कहिए, स्वदेशी आंदोलन कहिए, या बंग भंग आंदोलन कहिए, जो कहना है कह लीजिए। क्लियर है ना? और कल के बाद आपका एक भी क्लास छुट्टी नहीं रहेगा अंतिम समय तक, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको पूछने का जरूरत नहीं है, कहीं पे ग्रुप देखने का जरूरत नहीं है, डेली आपको आना। चलिए नेक्स्ट यहां पे कर दें ताकि आंखों के सामने रहे। चंपारण नहीं, चंपारण सत्याग्रह। इसी में आप 2 और देख लीजिएगा, क्षेत्रीय आंदोलन है। एक आपका अहमदाबाद है ना, और दूसरा खेरा। 2 मिनट में समझ लेंगे हम लोग, जब करेंगे तो तीनों एक साथ कर लेंगे। क्षेत्रीय है, पहली बार गांधी जी के द्वारा किया गया जन आंदोलन होगा, और वो आंदोलन जो होगा वो क्या कहलाएगा? असहयोग आंदोलन। लेकिन इस असहयोग आंदोलन को हम समझा नहीं पाएंगे तब तक जब तक कि हम आपको यह ना समझा दें। खिलाफत बताएंगे, और रोलेट एक्ट, ये सब घटनाएं 1919 में घटेगी, है ना। और एक जो होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, अमृतसर में होगा, पंजाब के 13 अप्रैल 1919 को, 1919 बैसाखी के दिन। यहां तक किन्हीं को कोई समस्या हो तो बताइए। असहयोग के बाद आगे जो आंदोलन, इनका नेक्स्ट आंदोलन होगा, और यह आंदोलन अनसक्सेसफुल हो जाएगा, असफल हो जाएगा। उसके बाद चौड़ा चौड़ी कांड के साथ इसी में बता देंगे, असहयोग में ही चौड़ा चौड़ी अंदर इंक्लूड रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा
स्वराज पार्टी, हालांकि स्वराज पार्टी 1923, इलाहाबाद में, आज के डेट में नाम प्रयागराज है ना, किनके द्वारा? सीआर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया जाएगा स्थापना। उसके बाद सीधे हम लोग कहां पहुंच जाएंगे? डायरेक्ट 1930 में पहुंचेंगे और यहां पे होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको सुजीत सर कहते हैं नमक सत्याग्रह भी। कोई दिक्कत? 1930 के बाद नेक्स्ट जो होगा, हल्का सा समझने के लिए, 1940 दिल्ली चलो। किसमें नारा दिया गया? दिल्ली चलो। क्या? व्यक्तिगत सत्याग्रह, जिसके पहले सत्याग्रही जो होंगे वो विनोबा भावे सर होंगे, है कि नहीं? हां, व्यक्तिगत सत्याग्रह। लास्ट जो होगा वो क्या होगा? 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। बस इस टॉपिक को हम आपको इतनी गहराई से बता देंगे कि यहां से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। बाकी हाँ, आ जाओ बाबू, अब थोड़ा पीछे आप चले जाइए, बैठ जाइए, वहीं बगल में बैठ जाइए, कोई इशू नहीं है, बैठो। चले, अब आपको, आप इसमें कीजिएगा क्या, जो हम एक तो पहले अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाएंगे, जैसी जो टॉपिक खत्म होगा तुरंत उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करवाएंगे यहां पे। एक टॉपिक कम हो, मेरे को कोई गम नहीं है, आपको गम हो तो आप लेते रहिए, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन हर एक टॉपिक का होना चाहिए और डिस्कशन के साथ होना चाहिए, हर एंगल से डिस्कशन होना चाहिए। अगर उसमें आपने ऑप्शन ये डाला तो इस ऑप्शन को डालने के पीछे आपका क्या उद्देश्य था, उस उद्देश्य को आप मेरे सामने बताइए। एक दिन में 1 घंटा में अगर 10 क्वेश्चन आप डिस्कशन करते हो तो 10 ही कीजिए, मेरे को कोई गम नहीं है। 150 क्वेश्चन आप 10 कीजिए, लेकिन 10 को इस तरीके से डिस्कशन कीजिए कि उसमें 100 क्वेश्चन निकले। क्या आप एग्री अगर हैं तो? आप अगर कहिएगा नहीं एबीसीडी कर करके बोल बोल के करते जाइए, जैसे दुनिया करके कर रही है वैसे मैं भी बेवकूफ बना दूंगा आपको, मेरे लिए तो बाएं हाथ का खेल है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका इस तरीके से खंगाल दे कि अगर क्वेश्चन यहां से इर्द गिर्द आ जाए तो क्वेश्चन फंसने का उद्देश्य हो, यह नहीं कि कंफ्यूजन का उद्देश्य हो। तो बेकार ही ना है मेरे पास पैसा दिए, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं, टाइम इंपॉर्टेंट है। 2100 रुपया क्या कोई ज्यादा है क्या? लेकिन टाइम है इंपॉर्टेंट, इसको कोई माने या ना माने, आप यहां बैठे हुए हैं तो आपका टाइम दौड़ रहा है, तो यह चीज करना है। क्लियर है? और ये जो होगा ये कंटिन्यू होगा, पहले तो एक टॉपिक खत्म होगा तब होगा, उसके बाद हर दिन आधा घंटा का होगा, हर दिन आधा घंटा डिस्कशन होगा क्वेश्चन, चाहे कुछ भी हो जाए। 15 अगस्त को ना खत्म होके 28 अगस्त को खत्म हो, कबूल है, लेकिन डिस्कशन डेली क्वेश्चन होगा। एक और परिवर्तन है कि क्वेश्चन हम आपको टाइपिंग के थ्रू नहीं देंगे, लिख के देंगे क्वेश्चन, हैंड रिटन क्वेश्चन रहेगा, सारा क्वेश्चन हैंड रिटन रहेगा, ताकि आपको ऐसा फीलिंग ना हो कि कहीं से इधर से उधर से उठा के डाला गया। लेकिन इसमें एक परिवर्तन हमने और किया जो आपको यहीं पे बता दूं, कि जो आज के डेट में क्वेश्चन पूछ रहा है थोड़ा सा स्टैंडर्ड, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे पास जो भी स्टूडेंट आता है ना वो दोनों कैटेगरी का आता है, इंटेलिजेंट वाला भी आता है और थोड़ा सा कमजोर वीक वाला भी स्टूडेंट आता है, दोनों आता है। हम दोनों को साधने की कोशिश करेंगे। पहले जो स्टार्टिंग करेंगे वो सॉफ्ट लेवल का क्वेश्चन, फिर मीडियम लेवल का क्वेश्चन और फिर हायर लेवल का क्वेश्चन उठाएंगे। ऐसे ही उठाने का उद्देश्य है मेरा। और लास्ट में क्लास भले खत्म हो जाएगा लेकिन आपको 28 सितंबर तक यहां आके टेस्ट देते रहना होगा, टेस्ट नहीं छोड़ना आपको किसी भी हालत में। जैसे आज लोग टेस्ट दे रहे हैं वैसे आपको टेस्ट देना। और मैंने एक लाइन में आपको बताया हूं, दुनिया की बातों में मत रहना। अगर रिजल्ट देना है तो, मां बाप को खुश करना, तो अगर दुनिया की बातों में रह गए ना, कोई नहीं चाहता आपका सिलेक्शन हो। बाकी आपकी इच्छा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। पैसा तो मैं एडवांस लेता हूं, जानते ही होंगे, छोड़ता तो 1 रुपया भी नहीं हूं। कल भी आप आए ना, बोले ना, हम सीधा क्या कहें, नहीं लीजिए एडमिशन, सिंपल सा लॉजिक है।
अब अगर मैं पैसा नहीं छोड़ता हूं तो क्या आपका उद्देश्य नहीं बनता है हम क्लास नहीं छोड़े? तो आप तो वो करते ही नहीं है, क्लास डेली होता है। मुस्कुरा रहे हैं, ये है, ये पूरा का पूरा आधुनिक बात। एक बार आप फोटो ले लीजिए, तब ना जब हम पढ़ाएंगे तो ऐसा ना लगे कुछ छोड़ के भाग रहे हैं, तो आप हमको बोलिएगा सुई सर ये वाला छोड़ दिए, लीजिए ना। नहीं है कैमरा क्या? अच्छा ठीक है, इसी का लीजिएगा, मेरा नहीं लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा इस बात को। चले आगे, बिठा दें। ऑनलाइन में जिनको जो दिक्कत होगा बताइएगा। आज तो हल्का सा सिलेबस और टॉपिक को शुरू करेंगे। नहीं आता, गया जमाना, बता देंगे। 1857 में बताना ही क्या है वीर कुंवर सिंह के बारे में, इसीलिए नहीं। चले नेक्स्ट आते हैं, मध्यकालीन भारत। यहां फिर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में, ताकि मैं ही बता दूं। सुजीत सर, मध्यकालीन भारत से पहले प्राचीन पढ़े हैं? नहीं, पहले मध्यकालीन पढ़िए। वो जमाना चला गया जहां पहले जो वेटेज होता था वो होता था एंशिएंट इंडिया पे। अब एंशिएंट इंडिया पे वेटेज खत्म होके अब मिडाइवल पे ट्रांसफर हो गया। हो सकता है आपके टाइम में दे दे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, प्राथमिकता उसी को रखेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास 100 दिन के टाइम है, फॉर द एग्जाम्पल। अगर 100 डेज का टाइम है मेरे पास, तो 50 दिन जो हम देंगे वो आपको आधुनिक में देंगे। 25 दिन जो देंगे, 25 दिन नहीं, इसको आप मान के चलिए 30 दिन। 30 दिन जो देंगे वो मध्यकालीन में देंगे। 20 से 15 दिन जो देंगे वो प्राचीन में देंगे। इस रेशियो से हम आपको पढ़ाएंगे। भाई जहां ज्यादा क्वेश्चन होता है वहीं तो ज्यादा समय देंगे ना, जहां ज्यादा क्वेश्चन है नहीं वहां समय देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अब मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत में इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले हल्का सा आपको इंट्रोडक्शन में बता देंगे, यहां टॉपिक लिख रहे हैं अरबों और तुर्कों का आगमन। क्लियर है? हल्का सा वो समझा देंगे, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हल्का सा समझा देंगे, जिससे कि आपको जजिया कर के बारे में समझ में आ जाएगा। उसी को जोड़ते हुए सीधे चल जाएंगे फिरोज शाह तुगलक तक, आपको समझा देंगे। टेंशन लेने का एकदम जरूरत नहीं है, उसको यहां पे इंडिकेट नहीं करें, क्योंकि जब तक वो नहीं बताएंगे तब तक मजा नहीं आएगा। गजनी गौड़ी के बारे में थोड़ा सा समझा देंगे, ताकि आप एकदम पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस में आ जाइए कि नहीं अब मजा आ रहा। स्टार्टिंग करेंगे, हमारा जो टारगेट रहेगा वो सीधे रहेगा दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला सल्तनत जो होगा वो होगा गुलाम वंश। जानते होंगे गुलाम वंश। दूसरा खिलजी वंश। तीसरा तुगलक वंश। चौथा सैयद वंश। पांचवा लोधी वंश। ये चीज तो आप जानते ही होंगे। सुजीत सर इन तीनों में सब समझ में आता है, मध्यकालीन बहुत टफ लगता है। इतना न घटनाएं हैं और ऐसा ऐसा न नाम खतरनाक खतरनाक है, मुंह घुमा देता है। वैसे जैसे बायोलॉजी में पढ़ने में ऐसा ऐसा टर्म आता है, मुंह से बोला ही नहीं जाता, बड़ा रुक रुक के बोलना पड़ता। वही कहानी दिल्ली, वही कहानी पूरा मध्यकालीन भारत में। सही बात है, आप एकदम मैं सपोर्ट करता हूं। कई से स्टूडेंट होगा, सब में इंटरेस्ट आता है, आधुनिक में इंटरेस्ट आता है, प्राचीन में भी इंटरेस्ट आता है, थोड़ा हड़प्पा उड़प्पा आता है, वैदिक तो अपना ही है तो वैदिक में भी इंटरेस्ट आता है, बुद्ध जैन में इंटरेस्ट आता ही है, मौर्य साम्राज्य में इंटरेस्ट आता है, गुप्ता में इंटरेस्ट आता है, तो बचा क्या? समस्या यहां आता है। अब एक बार दिल्ली सल्तनत बोलोगे, 5 वंश यहां बोलोगे, इसके अंदर का फिर वंश बोलोगे, दिमाग को रखोगे या ढक्कन बनाकर रख दोगे मेरे? उसके बाद यहां से जब आगे चलोगे फिर मुगल काल आओगे, मुगल काल भी यही ड्रामा करेगा, उसके भी इतने वंश इतने सब पैदा करते जाएगा और हमारे लिए सर का दर्द बनते चला जाएगा। बातें हैं ना सही, लेकिन आपको
हम वैसे नहीं पढ़ाएंगे जैसे आपका सर का दर्द बन जाए। हम आपको वैसे ही पढ़ाएंगे कि इस 2 महीने में हिस्ट्री में इतना बना दे जिससे कि आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाए, हिस्ट्री नहीं रोके आपके सिलेक्शन में। और एक बात और यही इसमें बताते हैं, इस बार जो परिवर्तन होने वाला वो इतिहास में होने वाला। जैसे पिछली बार इकोनॉमी ने नहीं हिला था, क्वेश्चन औकात दिखा दिया था ना इकोनॉमी, और पिछली बार इकोनॉमी नहीं दिखा तो इस बार लोग इकोनॉमी के लिए भाग रहे हैं इधर उधर, मोटी मोटी ग्रंथ पढ़ रहे हैं ना। टेंशन मत, तो इकोनॉमी में इस बार एकदम सिंपल क्वेश्चन आएगा। इस बार हिस्ट्री बताएगा क्या चीज हम है। डरा रहे हो या फिर आपका अपना सब्जेक्ट कम सॉफ्ट, तो कम से कम बोला करो। तो इसी मुंह से बोलते हो इस तरीके से और डराते हो बैठा के। हम लोग को डरा नहीं रहे, सचेत कर रहे हैं कि अगर उस टाइप का आ जाए तो आपसे सॉल्व हो जाए। दुनिया से हो या नहीं मेरे को कोई गम नहीं है, आपसे ना हो तो टेंशन है। अब गुलाम वंश में चल जाए तो गुलाम वंश में इस बार 2 जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो है वो है इल्तुतमिश। दूसरा जो है बलबन। बस बलबन या रजिया, थोड़ा सा रजिया भी आपको बता देंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं। यहां इल्तुतमिश दिया थी, इसका मतलब नहीं कि हम इल्तुतमिश ही बताएंगे। इससे पहले इनके संस्थापक कौन है गुलाम वंश के? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को भी हमको समझाना है, लेकिन चर्चा में यही रखना इसी, ताकि फोटो जब लें तो आपको ध्यान रहे कि इसको अच्छे से पढ़ना है मेरे को। इधर देखिए मिंटू जी, मिंटू नाम है ना, पहला ही क्लास में ड्रामा शुरू। सिनेमा हॉल में गए कभी? नहीं गए हैं? हॉल कभी देखे ही नहीं है? सिनेमा नहीं गए देखने के लिए कभी? सिनेमा हॉल में जाते हैं या कहीं सिनेमा देखते हैं या मोबाइल पे साउथ मूवी देखते हैं, जब देखते हैं तो 1 मिनट भी नजर हटती है, ऐसा फील होता है नजर हटी दुर्घटना, पता नहीं कौन सा एक्शन निकल जाए, कौन सा रोमांटिक गाना निकल जाए। वैसे यहां कीजिए 2 महीना, उसके बाद अब फिर तो हीरो हो जाइएगा। आइए इधर बलबन। तीसरा है खिलजी। खिलजी में सबसे इंपॉर्टेंट बस एक है अलाउद्दीन खिलजी इस बार चर्चा में, बाकी में ध्यान नहीं रखना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं सिर्फ अलाउद्दीन ही पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे। हल्का हल्का चर्चा करेंगे, लेकिन सेंटर में हम जो रखेंगे वो किसको रखेंगे? अलाउद्दीन खिलजी। और हमको अच्छे से पता है सुजीत सर, अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है वो सबसे ज्यादा क्या है चर्चा में है। 2 दशक, 2 दशक का मतलब होता 20 साल तक कंटिन्यू रहा। यहां 1 साल तक बाजार नियंत्रण नहीं रख सकता कोई आज के डेट में, 2 दशक तक रखा था, इसीलिए इसको हमेशा इतिहास याद रखता। क्लियर? तीसरा आते हैं तुगलक वंश। क्योंकि है कितना, 4 क्वेश्चन आता है, सब अगर पढ़ाने लगे तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, टाइम भी नहीं हमारे पास है। चौथा तुगलक है। तुगलक में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एमबीटी और एफएसटी, ये 2 इंपॉर्टेंट, 2 को तो कम से कम जानना ही चाहिए आपको। एमबीटी और एफएसटी। एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक और एफएसटी का मतलब फिरोज शाह तुगलक, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिए, कोई दिक्कत? और इसका एक एक चीज रग रग निकाल के आपको दे देंगे। इसमें है ही क्या है, आपको नहीं पता, नहीं पढ़े तब नहीं दिक्कत है। इसमें एमबीटी में क्या है? 5 योजना, 5 अनसक्सेसफुल है। बस आपको पता रखना है, जानना है कि आखिर ये 5 योजना है क्या और इसके पीछे उद्देश्य क्या था, और असफल हुआ तो उस समय की परिस्थिति क्या थी। तो कॉन्सेप्ट वाइज हमको समझना, इस बात का ध्यान रखना। तीसरा क्या है? एफएसटी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक में क्या है? बस एक चीज, उनकी धार्मिक नीति, कट्टर इस्लामिक नीति जो थी, बस उसी को ध्यान रखना है। और इसी में जजिया कर जो था किसने लाया था? मोहम्मद बिन कासिम। उसने उसको 712 में इंडिया को मिलाया था, और यहां आने के बाद उसमें 5 लोग को रखा गया था। हल्का सा समझ लीजिएगा, बच्चे, बूढ़े, औरतें और ब्राह्मण, और तीसरा दिव्यांग। दिव्यांग मतलब विकलांग, ठीक है ना। 5 लोगों को रखा गया था, जिसमें से यहां पे आने के बाद ब्राह्मण को हटा दिया, निकाल दिया गया। कब नहीं, ब्राह्मण भी जजिया कर देगा, इसलिए चर्चा में आ गया था। इसलिए हमको इसकी नीति को रखना है ध्यान। तो ये दोनों को बस याद रखना, काम खत्म कर देना, कोई दिक्कत? बाकी इधर कोई जरूरत नहीं है। बस लोधी वंश में लास्ट वाला याद है ना, पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ है, आपको पता ही होगा कब हुआ? 1526 में हुआ सुजीत सर। और वो अंतिम टाइमिंग है जब दिल्ली सल्तनत क्या हो जाएगा?
समाप्त हो जाएगा। 1206 में स्टेबल होगा और 1526 में ले जाके क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। बस ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना, ज्यादा कीजिएगा तो आप जानिए। कोई दिक्कत? हटाएं इसको, ले लीजिए एक बार, ताकि जब पढ़ाएं तो आपको लगे कि सूजी सर ये छूट गया, इसको बताइए। क्लियर? नेक्स्ट है शूरवंश। सुजीत सर, शूरवंश से पहले आपको बताना चाहिए था मुगल वंश, है कि नहीं? मुगल वंश में पहले आएगा बाबर और उसके बाद आएगा हुमायूं। हुमायूं के बाद सूरज डूबेगा और निकलेगा सूरवंश का, तो पहले सूरवंश कर दो, उसके बाद पूरा मुगल बता देंगे एक बार। अच्छा रहेगा, आसान हो जाएगा आपके लिए। इसलिए शूरवंश, शूरवंश में आपको ध्यान किसका रखना है? शेरशाह सूरी का। एकदम इंपॉर्टेंट है, इस बार क्वेश्चन यहां से आएगा शेरशाह सूरी से। कोई दिक्कत? यहां पढ़ा देंगे। इसको पढ़ाने के बाद मुगल काल, मुगल काल में सबसे पहले क्या? बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर, चौथा जहांगीर, पांचवा शाहजहां। शाहजहां के नाम पे बड़ा हंसी निकलती है, हाँ? मुमताज की याद आती है क्या? शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब और फिर यहां के बाद उत्तर मुगल काल। मुअज्जम, आजम, कामबख्श नाम सुने होंगे। मोहम्मद शाह प्रथम। हमको यहां तक औरंगजेब तक चलना है। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक को आप पढ़ाइएगा जिससे कि आसानी से आ जाए। हमारे दिमाग में एक चीज कंफर्म है कि सुजीत सर यहां से 4 क्वेश्चन रहने वाला है, लेकिन यह नहीं पता है कि 4 क्वेश्चन आएगा कहां से। अगर वो पता हो जाए तो आप लोग सड़क पे और गुरुजी जेल में। गलत नहीं बोल रहे हैं? अगर हम क्वेश्चन लड़ा दिए तो सोचे ना क्या तबाही होगी मार्केट में। अब समझ में आया क्यों सुनामी गुरु इनका नाम है। इसका मतलब अंदर में कुछ ओल झोल कर रहे हैं तो कर नहीं सकते। इसी के लिए कुछ कुछ टॉपिक हम एक्स्ट्रा भी आपको बताते जा रहे हैं, शायद यहां नहीं तो वहां, वहां नहीं तो वहां, कहीं से फंसे तो 4 क्वेश्चन, 4 में 4 नहीं फंसे, 3 तो फंसे, तभी तो उद्देश्य आपका पूरा होगा यहां ना। अब यहां पे बाबर, बाबर तो इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग यहीं से होता है। बाबर के बाद अकबर इंपॉर्टेंट है, अकबर के बाद जहांगीर इंपॉर्टेंट है। कला वाला सेक्शन जहांगीर का, चित्र देख के, जैसे इनका नाक देख लिए तो हम बता सकते हैं इनका नाक जो है एकदम बदूता ने बनाया है, और पता चला सही में इनका नाक जो है वही बनाया है। इनकी आंख जो है आइरिस ने बनाया है। अब देख के पता चले किसने बनाया, हाँ सर आइरिस ही बनाया। तो कितनी बड़ी बात है, कला। मैं मजाक में ही आपसे शेयर कर रहा हूं। ये देख के तो जहांगीर वाला सेक्शन, जहांगीर के बाद औरंगजेब की धार्मिक नीतियां हल्का सा समझ लेंगे, लेकिन शाहजहां को भी पीछे नहीं छोड़ पाएंगे। कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो शाहजहां को भी हल्का सा दिल कहता है, उसकी से आधा घंटा का क्लास है जिसमें शाहजहां को आपको समझा दें, इसके बाहर कुछ नहीं है। क्लियर है? हाँ, जरूरत नहीं है। क्लियर? अब
मुगल काल के बाद एक और है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मीठा लिए थे, नहीं लिए थे? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। एक बार देख लीजिए, इसमें हमने अकबर को सेंटर में लिया, हमने जहांगीर को सेंटर में लिया, बाबर को सेंटर लिया। बाबर या हुमायूं दोनों में से एक को रखेंगे, बता देंगे दोनों। चलिए, चले। एक टॉपिक और ले लेते हैं, और वो टॉपिक होगा किसके टाइम में? एमबीटी के टाइम में, दक्षिण भारत में, जिसका नाम है विजयनगर साम्राज्य। छोड़ नहीं सकते इसको। हालांकि कोई पढ़ाएगा नहीं आपको, लेकिन हम पढ़ाएंगे। दिल ऐसा कहता कि एक क्वेश्चन यहां से आना चाहिए, और जब पढ़ाएंगे ना आपको तो आपको प्यार हो जाएगा। अभी आप पढ़ के देखिए, नहीं समझ में आएगा एकदम एक एक चीज, और जहां से क्वेश्चन उठाना है, यूपीएससी से लेकर बीपीएससी, किसी भी पीसीएस में आपका क्वेश्चन टकरा जाएगा। एक टॉपिक और रखते हैं, विजयनगर साम्राज्य। सुजीत सर, इस बार कोई गलती नहीं करना हम चाहते हैं। 1000 पोस्ट का खेल है, अब नहीं तो कभी नहीं। मत चूको चौहान, इस बार कोई गलती नहीं करने के लिए तैयार है मैं। अब 4 क्वेश्चन की बात की है, आप इतनी बात बताए हैं, 4 क्वेश्चन से तो ज्यादा हो गया। आप ये मान के चलिए 2 क्वेश्चन आपका आएगा मुगल से। देखिएगा, आप जब बनाइएगा ना वहां पे 30 तारीख को 12 बजे से 2 बजे तक ड्रामा कीजिएगा। ड्रामा नहीं होगा, आपके साथ ड्रामा होगा, आपका लाइफ का खेल होगा। वहां 2 क्वेश्चन आपका आएगा मुगल काल से, 1 क्वेश्चन आएगा दिल्ली सल्तनत से। देखिएगा, 2 क्वेश्चन आपका रहेगा, 2 से 1 क्वेश्चन रहेगा विजयनगर साम्राज्य से। एक आध क्वेश्चन जो रहेगा आपको सूर्यवंश से, 1 क्वेश्चन वहां से इस बार डिजर्व करता है। 4 क्वेश्चन, चारों हाथ पे गिना हुआ। अब ये पता नहीं कि कौन कौन से टॉपिक से रहेगा 2 क्वेश्चन, जो मुगल काल बोले, कौन कौन से टॉपिक से 2 क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत से रहेगा, ये नहीं पता चल रहा है। पूरा क्लियर है? आगे बढ़ सके, ले लीजिएगा विजयनगर साम्राज्य। आगे बढ़े। एक और है, सुजी सर आपको नफरत क्या बहमनी से ही हो गया क्या? बहमनी जरूरी नहीं, कितना भी पढ़ा दें आपके दिमाग में नहीं रहेगा अंतिम समय में। बहमनी, देखिए एक चीज आपको बताते हैं, वो चीज पढ़िए ना जो सब सही बनाएगा। कट ऑफ वहीं आएगा, कट ऑफ वहीं से डिसाइड होगा। आपका इतना भी भेजा नहीं है, कट ऑफ वहां डिसाइड हो ही नहीं रहा है जहां हार्ड है। लेकिन हिंदी मीडियम वाला इतना बड़ा बेवकूफ पैदा हुआ है कि वो वही पढ़ेगा जो हार्ड है। देखिएगा, जो ज्यादा स्मार्ट होगा हिंदी मीडियम में, आप देखिएगा जब एग्जामिनेशन हॉल से निकलिएगा, कहेगा बुराई करता है। हम खुद ही हिंदी मीडियम के हैं, बुराई क्या करना? हम इंग्लिश मीडियम रहते तब ना बुराई करते होता। निकलेगा क्या, कहेगा ये वाला क्वेश्चन बना तुम्हारा, वो वही क्वेश्चन बोलेगा जो एग्जामिनेशन हॉल में किसी से नहीं बना। देखना, आप कभी ये चीज किए हैं? अगर एग्जाम दिए होंगे तो ये चीज आपको दृश्य दिख रहा होगा। इजी क्वेश्चन उसका गलत हो गया हो क्या? मेरा तो सही है, मुंह बंद करके रखा कर। तुम्हारा इजी क्वेश्चन गलत हो गया है, तुमको 71वीं देना है। ड्रामा मत कर। जो हार्ड क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है, तुमको डिमोटिवेट कर रहा है वहां पे 2 बजे के बाद, समझ लो उसका रिजल्ट नहीं हो रहा। वो इजी क्वेश्चन गलत बना के अब अपने आप को सांत्वना दे रहा है ना पूजा? यही होता है कि नहीं? इतना दिन के बाद ये आपको समझ में नहीं आ रहा। इजी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा। आपको मेंस लिखने का भगवान पूरा दुआ देंगे। इजी क्वेश्चन गलत हो गया, 2 क्वेश्चन लिख लीजिए, 2 क्वेश्चन आता हुआ गलत हो गया, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये मेरी दुआ समझिए या बद्दुआ समझिए। इसी एग्जामिनेशन हॉल में ये सोच समझ के बनाना कि आता हुआ क्वेश्चन नहीं गलत, नहीं बने ना गम नहीं है, फिर भी रिजल्ट होगा आपका।
लेकिन अगर आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया तो रिजल्ट नहीं होगा। मेकअप कहां से कर लीजिएगा, 1/3 है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड हाई है, मेकअप कर लीजिएगा आप। चले आगे, आइए मध्यकालीन के बाद लास्ट वाला जो आते हैं प्राचीन। आपका 30% हिस्ट्री पढ़ा दिया जी, सिलेबस समझ में, हाँ सिलेबस समझ में आ गया, 30% हो गया आपका क्लियर हिस्ट्री, और 70% ही तो पढ़ना। अब आपके दिमाग में विजन क्लियर हो गया कि ये टॉपिक पे हमको ध्यान देना। अब जब आप पढ़ने के लिए कहीं भी बैठिएगा तो इस टॉपिक पे आपका पूरा नजर जो होगा बाज की तरह होगा। प्राचीन, अगर प्राचीन में चलें तो सीधे अगर देखा जाए महाजनपद काल, यहां से ना हड़प्पा से चले और ना वैदिक से चले, दोनों में से कहीं से जाने का जरूरत नहीं है। सबसे पहले महाजनपद, क्योंकि ये दोनों टॉपिक जो है बड़ा है और यहां से भूले बिसरे गीत हैं, ये कभी आ भी सकते हैं कभी नहीं भी आ सकते हैं, टॉपिक भी बड़ा है और छोड़ छोड़ के अगर पढ़ाएंगे ना हम तो आप नहीं समझ पाइएगा, फिर जैसा इतिहास है वैसा ही मेरे पास आने के बाद भी रह जाएगा, तो क्या फायदा मेरे पास आने के लिए। तो ये जो हड़प्पा है और वैदिक है, कम से कम वैदिक को टच कर देते सुजीत सर। तो धर्म का खेल अभी अपने हिंदुस्तान में जो है ना गंदा खेला जा रहा है, हर चीज में धर्म है, राजनीति में धर्म है, समाज में धर्म है कि नहीं, विकास में धर्म है, विज्ञान में धर्म है, सब में धर्म घुस गया है। तो थोड़ा सा वैदिक अगर खंगाल देते हैं ना, थोड़ा मजा आ जाता अंतिम समय में। कोई दिक्कत? महाजनपद काल के बाद यहां से आपका 2 क्वेश्चन सफिशियंट है, 2 से 3 आपके आंखों के सामने दे देते हैं, कहां से क्वेश्चन आएगा आप खुद ही देख लीजिएगा। उसके बाद बुद्ध, बौद्ध धर्म, बुद्ध नहीं बौद्ध धर्म। दूसरा जैन धर्म, बुद्ध पढ़े और जैन नहीं पढ़े तो ये तो बड़ा गलती है। तीसरा मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य में 2 नहीं 3 गलती हुआ। पहला जो हम पढ़ेंगे वो किसका पढ़ेंगे, चाणक्य। दूसरा जो पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, और तीसरा जो पढ़ेंगे अशोक। बाकी किसी को नहीं पढ़ेंगे। अगर यहां से क्वेश्चन आना चाहिए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, और गलत हुआ तो फिर गलत बात है। मौर्य साम्राज्य के बाद नेक्स्ट जो आएंगे वो सीधे आएंगे गुप्त में। गुप्त काल तो आप बता दिए, गुप्त काल छोटा तो है नहीं सुजीत सर, स्वर्ण युग है, गुप्त काल को कहा गया है। और कोई ऐसा साल ना गुजरा हो जहां गुप्त काल का क्वेश्चन आयोग ने ना दिया हो। कोई भी साल आप देख लीजिए गुप्त काल का क्वेश्चन है, फिर चाहे चंद्रगुप्त प्रथम से रहे, फिर चाहे समुद्रगुप्त से रहे, फिर चाहे चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको विक्रमादित्य कहा जाता उनसे रहे, इन तीनों से रहेगा ही रहेगा। आप देख लीजिए जाके, उलट लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको यकीन हो जाएगा मेरे पे। तो पहला इसमें जो आएगा वो किनका आएगा, हम शुरुआत जो करेंगे श्रीगुप्त से, क्योंकि जब तक समझाएंगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। उसके बाद जिस राजा की बात कर रहे हैं, वास्तविक संस्थापक की बात कर रहे हैं, आखिर उसका बाप कौन है, घटोत्कच। अगर नहीं भी जानते हैं ना तो कोई सुनिए, बता देंगे आपको। घटोत्कच, श्रीगुप्त का बेटा घटोत्कच, श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना किया और विष्णुगुप्त जो है इसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, अंतिम शासक बना। अच्छे तरीके से आपको पता है इसी का बेटा हुआ घटोत्कच, जिसने जीवन में कुछ नहीं किया, उसके बारे में कुछ है भी नहीं। उसके बाद उसने एक कमाल का काम किया, उसने एक बच्चा पैदा किया। जो इंसान जीवन में कुछ नहीं करता है उसका बेटा सब कुछ करता है। बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, अरे सुजीत सर बड़ा पॉइंट वाली बात आप बोले। जिसका बेटा कुछ नहीं करता है, जिसका बाप कुछ नहीं करता, उसका बेटा कमाल करता है। और जिसका बाप सब कुछ करता है उसका बेटा जो होता है अय्यास होता है। अय्यास का मतलब समझते हैं, गलत वाला अय्यास नहीं, अय्यास का मतलब मौज मस्ती वाली जिंदगी। उसको कोई चीज पता नहीं आपको कितना दर्द है।
है या नहीं है दर्द यहां पे? पैसा नहीं है तब ने बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। पैसा रहता तो कोई बीपीएससी की तैयारी करता? ऐसा बात मत बोलिए सुजीत सर, शौक से करते हैं, बहुत कम लोग हैं लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। लोग को चाहिए पावर, पैसा। गुप्त काल सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम कुमार देवी से शादी करेंगे। सिक्के पे एक तरफ लक्ष्मी एक तरफ दोनों पति पत्नी रहेंगे। प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन का जो लिखा हुआ है उसमें भी सिक्का निकलेगा। उसमें समुद्रगुप्त जो है बीना बजाते हुए निकलेगा तो पता चलेगा बीना भी बजाता था, वो संगीत का भी प्रेमी था। सब बताएंगे, बस हल्का सा आपको बस एक झलक दिखा रहे हैं, अभी ट्रेलर चल रहा है, अभी मूवी तो बाकी है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त आज तक जीवन में कभी कोई युद्ध ऐसा है ही नहीं है अपने जीवन काल में कभी हारा ही, सबको हरा देता था और उस साम्राज्य को क्या कर लेता था, अपना गुलाम कर लेता था। जब जो जरूरत होगा आके देना। समुद्रगुप्त ने यह काम तो किया ही किया, वास्तविक संस्थापक और साम्राज्य को सबसे आगे बढ़ाने वाला समुद्रगुप्त। एकदम कहानी एक तरीके से इसने भी आगे चल के एक बच्चा को पैदा किया। जैसे चंद्रगुप्त प्रथम ने एक बच्चा पैदा किया समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त ने एक बच्चा पैदा किया जिसका नाम क्या आया, चंद्रगुप्त द्वितीय, या कह सकते हैं इसको विक्रमादित्य। और इन्हीं का एक बेटा और था, रामगुप्त था। क्वेश्चन वहां से नहीं, बड़ा बेटा रामगुप्त था, रामगुप्त को मार दिया जाता। उसका खेल अभी छोड़ दीजिए, बस अभी पॉइंट पकड़िए, कहां कहां ध्यान रखना, अंदर चलेंगे तो बताएंगे वो सब सारी बातें कहानी। विक्रमादित्य, कोई दिक्कत यहां तक, कोई समस्या, किन्हीं को भी कोई समस्या हो तो बताइए, यहीं से क्वेश्चन आपका रहेगा। एक और है विक्रमशिला नहीं, ये नालंदा विश्वविद्यालय, कुमारगुप्त, ये भी गुप्त वंश के। हल्का सा इसमें एक नजर डाल देंगे, एक नजर हल्का सा, कुमारगुप्त। थोड़ा सा सुजीत सर अगर हल्का सा छेक में स्कंद गुप्त को लगा दीजिएगा ना, मजा आ जाएगा। मजा इसलिए आएगा क्योंकि एरन अभिलेख में पहली बार आएगा जहां पे सती प्रथा का उल्लेख किया जाएगा। अगर ये बता देते हैं ना, मजा आ जाएगा। हल्का सा बताते हुए निकल जाइए, ताकि रिजल्ट किसी भी हालत में नहीं रुकना चाहिए। बंद कीजिए मोबाइल, हद हालत है। क्लास में मोबाइल नहीं, कुछ भी कर लीजिए, खाना खा लीजिए क्लास में, कोई इतराज नहीं, मोबाइल मत, मोबाइल टच मत कीजिए, कोई दिक्कत है। ये हमारा एक और टॉपिक बचा हुआ है जो मैं चाहूंगा कि आपको मैं पढ़ा दूं, और वो टॉपिक जो है वो है सुजीत सर संगम काल। इतना टॉपिक आप बता रहे हो, 2 से 3 नंबर का, बोले कहां कहां से क्वेश्चन उठाओगे? आप तो बोलोगे संगम काल से बाबू एक क्वेश्चन होगा, तभी आप संगम काल लिखे हो। आप तो कन्फर्म बोले हो कि बाबू गुप्त काल से हर साल एक क्वेश्चन पूछता, तो 2 क्वेश्चन तो यही हो गया। मौर्य साम्राज्य से एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता, कन्फर्म है 3 क्वेश्चन तो यही पहुंचा दिया आप। चौथा क्वेश्चन बुद्ध या जैन दोनों में से एक क्वेश्चन तो जरूर पूछेगा, या तो अगर बुद्ध से पूछे तो जैन से, नहीं जैन से पूछे तो बुद्ध से, तो जो 4 क्वेश्चन क्या 5 क्वेश्चन पहुंच गया। और अभी महाजनपद बाकी है, अभी वैदिक धर्म बाकी है, अभी आगे हड़प्पा बाकी है। उस हिसाब से करोगे तो 7-8 क्वेश्चन आपके हिसाब से आ जाएगा आयोग में, और पूछता तो 2 से 3 क्वेश्चन। अब आपको समझ में आया कहानी क्या है? इसी के इर्द गिर्द इतना पढ़ा दूं जिससे कि अगर 4 नंबर का भी क्वेश्चन है तो 3 तो डिजर्व करें आप। हम 4 का उम्मीद लेकर नहीं चलते हैं, 100 हम कर ही नहीं सकते हैं, ना हमारे अंदर कैपेबिलिटी है ना आपके अंदर है। 3 तो डिजर्व करते हैं, ये चीज है। लीजिए पिक लीजिए। थैंक यू।
मीठा है, चले। आ जाओ, यहां आ जाओ, पूजा के पास आओ। शुरू करें। यहां तक ये हमारा सिलेबस हुआ, इसी के इर्द गिर्द हम क्या करेंगे, घूमेंगे। क्लियर है? आइए, बस आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगा ना कि आप अब्सेंट मत कीजिएगा। अब्सेंट कीजिएगा तो आपको शिकायत करने का मौका मिल जाएगा, सुजी सर समझ में नहीं आता, इतिहास जुड़ेगा। आपको वन लाइनर नहीं बता रहे, अगर वन लाइनर बताते तो 2-3 दिन शादी ब्याह में भी जा सकते थे। आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं, अगर ब्रेक हो जाएगा तो आप हमारा शिकायत कीजिएगा। अगर आप कंटिन्यूटी में रहिएगा तो आपको इतिहास से इश्क हो जाएगा। डिसाइड आप ही को करना क्या करना। आइए, सबसे पहले चलते हैं आधुनिक से। आधुनिक ही इंपॉर्टेंट है। आधुनिक भारत। आधुनिक भारत का पहला चैप्टर जो हम लोग शुरू करेंगे, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। आइए, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। पहला क्वेश्चन तो जब भी पढ़ने का रहे, ठीक है हमारे पास 2 ही महीना टाइम है, पागलों की तरह डिप्रेशन लेके स्ट्रेस लेके पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं, तब तो और डूब जाएगा नैया। पहले समझा जाए यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्योंकि जब ये समझ जाएगा तो पूरा इतिहास, आधुनिक का इतिहास जो है आपके हाथों में होगा। लोग इसी को नहीं समझ रहे हैं। कोई मतलब, अच्छा आ गए अंग्रेज, आने दो, डच आ गए, आने दो, पुर्तगाली आ गए, आने दो, फ्रांसीसी आ गए, आने दो। भाई उद्देश्य तो सोचो क्या है, उद्देश्य तो सोचो क्या है, क्यों आ रहे हैं। अगर अंग्रेज आ रहे हैं या पुर्तगाली आ रहा है तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। अगर मैप में जाके देखिए, हल्का सा पहला क्लास है, हल्का सा स्लो चलेगा। अगर मैप में जाके देखिए तो ये डायरेक्शन क्या होता है, फील कीजिए, ये मैप है, ये डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ। ये डायरेक्शन क्या है, वेस्ट है। नॉर्थ वेस्ट से ये लोग का ऐसा नहीं था, हमेशा से क्या हो रहा है, आयात निर्यात हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, कोई भी सामान आसानी से यहां से जा रहा है। धीरे धीरे एक ऐसा समय आ जाता है कि यहां का रास्ता पूरी तरीके से क्या होता है, बंद हो जाता है। वजह कुछ भी हो उसको छोड़ दीजिए, अभी हटाइए, बंद हो जाता है, क्योंकि हमको लाना किसको है, वास्को डी गामा को एंट्री करवाना। जब रास्ता ये बंद हो जाता है और जो उद्देश्य है कि मुझे जो है किसी भी हालत में मसाले चाहिए, शुरू से ही मसाले का व्यापार हो रहा है, और मसाला के लिए भारत, और भारत का नाम जब मसाला में आएगा तो केरला के पास दौड़ेंगे। दूसरा मेरे पास कोई ऑप्शन है भी नहीं, कोई दिक्कत। अब मसाला वो ले क्यों जाते थे, क्या उनके कंट्री में नहीं होता था क्या, उनके भी कंट्री में होता था, लेकिन ये मसाले की अपेक्षा उसका कोई वैल्यू नहीं था। ये मसाले इसलिए ले जाते थे क्योंकि वहां क्या होता था, सालों भर ठंड होता था, 3 ओर से क्या है, समुद्री इलाका से घिरा हुआ है। ऐसे कंडीशन में ये लोग जो खाते थे वो मीट को खाना पसंद ज्यादा करते थे, यानी जस्ट लाइक कहा जाए तो मांसाहारी हुआ करते थे। और ऐसे कंडीशन, क्योंकि वहां पे क्या है, टेम्परेचर इतना कम होता था जिसकी वजह से कोई भी फसल जो है अच्छे तरीके से हो नहीं पाता था। मजबूरी था इनको क्या करना, मीट खाना। हल्का सा बस समझ लीजिए। अब ये क्या करते थे, मीट में जो है मसाला लगा देते थे, और मसाला लगाकर अगर रख देते थे तो ज्यादा दिन तक इसका क्या होता था, एज हो जाता था, मीट को खाने का एक लॉन्ग टाइम हो जाता था। अभी आप कोको कोला या फिर कोई भी कोल्ड ड्रिंक को आप ले जाकर रख देते हैं और आप उसको उठाते ठंडा कर गट गट के पी जाते हैं। पकड़ना मेरी बात को, आपको अच्छा लगता है, लगता है ना अच्छा, लेकिन वही बासी पानी रखा रहता घर में, बासी पानी पिएंगे,
लड़का है, खेल है, देश का भविष्य है, युवा है, मुंह लग रहा है चौपट, युवा हो तुम, इससे भी घटिया पानी तुम पी रहे हो, रंगीन पानी, जो वाकई में अगर देखा जाए तो टॉयलेट की नीडर है, जिसको मुंह में डाल रहे हो। रियल तो वही है ना वो। अच्छा आदमी को पीते हुए देखे हो कभी? जिसको हेल्थ के बारे में थोड़ा सा भी जागरूक हो पीता है? वो नहीं पीता, वो छाछ पीता जाकर, दूध पीता जाकर, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता। कोल्ड ड्रिंक कौन पीता है? आप जैसे, ठंडा लगता है, से बड़ा मजा आता है। ओहो, आप पिलाने के डर से ये सब ड्रामा कर रहे हैं ना, हमको अब समझ में आ रहा है। बात समझ में आ गया ना? इसीलिए इनको स्पाइसी चाहिए थी, किसी भी हालत में मसाला। अब समय बदला, और इसी समय बदलने के बाद दो कंट्री, ध्यान से समझिएगा, दो कंट्री, एक पुर्तगाल और दूसरा स्पेन, दोनों था। स्पेन से सबसे पहले निकलता है कौन? कोलंबस। उसको खोजना होता भारत, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन आएगा, उसको खोजना होता भारत, लेकिन गलती से वो कहां पहुंच जाता है? अमेरिका। क्योंकि फास्ट वाला क्लास, इसमें ज्यादा कुछ नहीं आपको बताएंगे, बस समझाते हुए चल जाएंगे। और जब वहां पहुंचा अमेरिका में, तो उसको फील हुआ कि ये तो भारत है, और वहां पे सारे लोग जो थे वो सुंदर सुंदर थे। ठंड प्रदेश में अगर चल जाओगे ना, तो कलुआ टाइप का भी आदमी जो है ना सुंदर सुंदर दिखता है। कलुआ टाइप का मतलब तो काला काला जो होता है, और जो गोरा है वो जरूरत से ज्यादा लाल हो जाता है, टमाटर की तरह। हाँ हो जाता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सच बता रहा हूं। अब जो लाल लाल सब थे ना, तो उनको देख के कोलंबस क्या कहता है? और रेड इंडियन। और जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कहां के लोगों को रेड इंडियन कहा जाता है, तो ऑप्शन में भारत पहला ऑप्शन दिया रहता है, जहां पे आप जाके कंफ्यूजन में क्रिएट कर लेते हैं। क्लियर? वहां से कुछ लोगों को अपने नाव पे बैठाया और बैठा के ले आया स्पेन। बोला महाराज इंडिया खोज लिए। तो उससे पूछा गया कैसे गया था? तो सर सीधे डायरेक्ट वेस्टर्न में चले गए थे, वेस्ट डायरेक्शन में सीधे चलते गए, मिल गया। बेवकूफ आदमी, वेस्ट में जाता, पहले थोड़ा सा वेस्ट जाता, उसके बाद आपको साउथ आना है, उसके बाद आपको ईस्ट जाना है, तब मिलेगा इंडिया। आप तो सीधे वेस्ट में चलते चले गए। और हेनरी द नेविगेटर का दिशा सूचक यंत्र तो आविष्कार हो गया था, उसके अकॉर्डिंग तो ये यही बता रहा जो सुजी सर आप बता रहे हो बोर्ड पे, और ये तो फॉलो किया नहीं है कोलंबस। इसका मतलब है कि कोलंबस इंडिया ना खोज के किसी और दूसरे कॉन्टिनेंटल को खोज डाला। बाद में 35 साल, मरने के 35 साल के बाद पता चला ये अमेरिका। खेल खत्म कर दीजिए इसको, यहीं पे स्टोरी को बंद कर दीजिए। अब दूसरा जो आता है वो शुरू होता है इंडिया की खोज के लिए। पहले कौन चलता है? नहीं, वास्को डी गामा से पहले कोई चलता है, बार्थोलोमेव डियाज 2 बार आता है। बार्थोलोमेव डियाज वहां से चलता है, और चलने के बाद दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु जो है, जिसको कहा जाता है केप ऑफ गुड होप्स, या हिंदी में कहा जाता है आशा अंतरिप, वहां जब पहुंचता है, देखिए मैप दिखाएं आपको हल्का सा, पहला क्लास में मैप देख लीजिए ताकि मजा आ जाए, जब पढ़ रहे हैं तो ढंग से पढ़ा जाए। मैप को दिखाई, समझ में आ जाएगा ना? गप नहीं कीजिए प्लीज, फिर क्या फायदा यहां पढ़ने से जब गप ही करना। तो अब देखिए, यहां से निकला स्पेन और पुर्तगाल, यहां उंगली देखिए, दिख रहा पूजा? यहां है पुर्तगाल और यहां स्पेन है। क्या नाम हुआ आपका? टिंकू जी, बड़ा खतरनाक नाम ले गया है कि नहीं? स्पेन है कि थोड़ा हंस भी लिया करो, इसे स्ट्रेस है जीवन में। यहां से पहले निकला स्पेन से कौन? कोलंबस, और सीधा हमने क्या बताया था? एकदम सीधे वेस्ट डायरेक्शन में, और पहुंच कहां गया? अमेरिका। खोज दिया रेड इंडियन। खेल खत्म करो, इसका हिस्ट्री बंद करो। उसके बाद पुर्तगाल के राजा ने बोला हम खोजेंगे इंडिया को। ठीक है भाई, खोजो। इसने बार्थोलोमेव डियाज को बोला उधर मत देखिए, ऐसे ही बोल रहे हैं। बोला क्या साहब खोजेगा? तो ऑर्डर तो दीजिए, इंडिया क्या किसी को भी खोज लेंगे हम, मेरे लिए तो बाएं हाथ का खेल है। एक काम कर, तू निकल, मैं मजाक में कह रहा हूं कहानी। यहां से निकला स्पेन से, देखिए पहले कहां आएगा? उत्तरी अटलांटिक महासागर के अंदर आएगा। तो यहां से जब भी चलेगा तो सुजी सर सबसे पहले कौन सा डायरेक्शन होगा? वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन से बाद नीचे साउथ में भागेगा। साउथ में भागेगा तो देखिए यहां पे अंतिम बिंदु कहां है? यहां देखिए आशा
सॉरी, उत्तर आसा अंतरिक्ष, केप ऑफ गुड होप्स दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु। यहां पे आए तो यहां तक तो आशा दिख रहा है कि चलो भाई घर है, मकान है, दुकान है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, आशा है। और यहां के बाद जैसे ही उसका एंट्री कहां पे होगा, इस पे होगा, हिंद महासागर में, उसके बाद उसको क्या दिखेगा, सागर ही सागर। अबे बच के आ जाए वही कब हुए, हमको नहीं चाहिए इतिहास, मैं जिंदा हूं, बहुत बड़ा बात है। अगर कोई बोले कि आप मर जाइए और आपके परिवार को 50 अरब रुपया देंगे, मरिएगा, 50 रुपया ना हम ले, जिंदा हमको रखो। जब यहां पे आया तो इसका जो कॉन्फिडेंस, कहते हैं ना जो होनी है उसको होना, जिसके भाग्य में उसी के पास जाएगा। यहां पे एक बार नहीं, दो दो बार आया, दो दो बार, और दोनों बार यहां के बाद ये वापस लौट गया। तीसरा सुपर हीरो की एंट्री होती है और वो होते हैं वास्को डी गामा। वास्को डी गामा यहां से चलता है, कहां से, पुर्तगाल से, पुर्तगाल से चलता और पहुंचता कहां है, दक्षिण अफ्रीका। अब पकड़िएगा पॉइंट, केप ऑफ गुड होप्स। इसका भी तो, ये भी तो इंसान ही है, इसका भी तो धड़कन ऐसे से कर ही रहा होगा ना, पता नहीं आएंगे लौट के नहीं आएंगे, लाश आएगा या लाश भी नहीं आएगा, समुद्र में पता चलेगा। लेकिन ये जब यहां पे आया ना, तो संयोग ऐसा है कि एक व्यक्ति से मुलाकात हो गया जो गुजरात का पथ प्रदर्शक था, वो मछुआरा था जिसका नाम था अब्दुल मजीद। उससे मुलाकात होता, उससे बात होती है और बोलता साहब कहां जाओगे, भाई मुझे इंडिया की खोज कर। इंडिया चला, चलो आ जाओ ना, बैठ जाओ गाड़ी में। और उसको क्या किया, लेते हुए निकला यहां से और लेते हुए कहां ले जाके पहुंचा दिया, केरल के पास कालीकट। कालीकट ले जाके इसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। जब कालीकट पहुंचा तो उस समय वहां का जो राजा था उसका नाम था जेमुरीन। बोला साहब राजा यही है, मुलाकात कर लो, क्या करोगे, कैसे व्यापार वाणिज्य करोगे, आप लोग डिसाइड कर लो। जब वहां गया तो वहां से दोनों आपस में बातचीत हुआ और दुनिया को पहली बार समुद्री मार्ग से भारत जाने का रास्ता मिल गया। इसीलिए कभी लिखा डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट लिखा होता कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया। गलत बात है, भारत की खोज 5000 साल पहले हो चुकी थी। वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग से खोज किया भारत की। क्या दिमाग में जा रही है बातें, हो गया भारत की खोज हो गया, हर तरफ डंका बजना शुरू हो गया, भारत मिल गया, भारत मिल गया, भारत मिल गया, भारत मिल गया। सारा यूरोप में क्या होगा, खुशी का लहर छा गया कि भारत मिल गया। और भारत मिल गया, भारत मिलने के लिए खुशी नहीं थी, मसाला मिल गया, मसाला मिल गया, मसाला मिल गया। नहीं कहते हैं कोई इंसान मरता है तो उसका गम नहीं होता है, भोज खाने की खुशी ज्यादा होती है। दिल की बात मत बोला करो सूजी सर, कुछ बात को छुपा भी दिया करो। हाँ क्या कोई इंसान बुरा आदमी अगर मरता है तो ये नहीं होता कि एक आदमी चला गया, घर परिवार में दुखी हुआ, गांव में लोग बैठ के सोचता अच्छा 10 दिन के बाद खाना नहीं बनेगा घर में, जाएंगे वहां खाने के लिए। मुस्कुरा रहे हैं तो इसका मतलब है आप भी उसी में श्रेणी है क्या शामिल, ध्यान रखिएगा, हर बात में मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। आइए अब आपको चलते हैं, अब क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, भारत की खोज हो गई। कहा जाता है कि जब जेमुरीन से मुलाकात हुई, व्यापार वाणिज्य के उद्देश्य से बात हुई, तो वहां से जो मसाला लेके आया ना वास्को, ध्यान से सुनना, वहां से जो मसाला लेकर आया ना उसका 60 गुना प्रॉफिट हुआ। एक किसी जमाने में क्वेश्चन पूछा जाता था, अब ये पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है स्टेटमेंट में लिख दिया जाए क्वेश्चन में, क्या ठिकाना, कोई नहीं जाने। 60 गुना प्रॉफिट हुआ, आते जाते खाते सारे खर्च को घटा दिया गया तो 60 गुना प्रॉफिट हुआ। अब किसी को 60 गुना प्रॉफिट हुआ, 1 रुपया का सामान अगर 60 रुपया में बिका तो क्या बीपीएससी का तैयारी वो करेगा, उसको पागल समझ रखे हैं क्या, वो तो दौड़ जाएगा, कूद जाएगा यहीं से, रोकने के बाद भी रुकेगा, बोलेगा सुई से मेरे को एसडीएम नहीं बनना, मेरे को छोड़ दो, एसडीएम को हम नौकर के रूप में खटाएंगे घर में, इतना पैसा कमा लेंगे। है बात की सही नहीं की, कोई करेगा 60 गुना प्रॉफिट, यहां तो 60 पैसा में लोग सामान बेच रहा है आज के डेट में, क्या टिंकू जी गलत बोल रहे हैं। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कहानी को और आगे लेके चलते हैं। हो गया, अब कंटिन्यू बना रहा मामला, एक बार जब आदत लग जाता है तो कंटिन्यू व्यापार वाणिज्य का मामला चल रहा था, व्यापार हो रहा था। व्यापार होते होते सोचा गया कि जो व्यापार हम कर रहे हैं भारत से, क्यों ना भारत में ही बस जाए, क्यों ना भारत में ही बस जाए और यहीं से
निकल के क्या आता है? 3 गवर्नर का नाम आता है। कौन कौन? पहला अल्मेडा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। दूसरा अल्बुकर, और तीसरा नीनो डी कुन्हा। यही 3 शासक हैं सर। यही 3 जो आएंगे वो क्या होंगे? सेंटर में रहेंगे इंडिया में। अल्मेडा के टाइम में जैसे इंडिया में आया, ये चीज तो कंफर्म है, वास्को डी गामा आया कब है? 1498 एंट्री कर लिया। उसके बाद एंट्री किसकी होती है? अल्मेडा की। ये कंफर्म, हमको डेट नहीं पता है, हमको डेट बताना भी नहीं, आपको पता है लेकिन फिर भी नहीं बताना। 5 से 9 है ये तो जानते हैं, लेकिन फिर भी छोड़ देते। 1498। कुछ दिमाग लगाइए टॉपर की तरह, ताकि रिजल्ट वहां कैसे निकले। 1498 में अगर ये आ गया है इंडिया में, तो हमको अल्मेडा नहीं ध्यान रखना, हमको ध्यान रखना है पुर्तगाली। अगर 1498 में ये इंडिया में आ रहा है, उस समय किसका शासक इंडिया में हो रहा है? क्वेश्चन अगर पूछ दे, ऑप्शन दे दे, आपको फंसा देगा। 1498 का अगर टाइमिंग चल रहा है, तो इसका मतलब है ये टाइमिंग कहां पे चल रहा है? दिल्ली सल्तनत चल रहा है, अंतिम समय चल रहा है। क्योंकि सुजीसर 1526, एक मोटा मोटी 1500 मान लिया जाए, तो 26 साल के बाद इसका पतन होने वाला है। पानीपत का प्रथम युद्ध के साथ ये समाप्त हो जाएगा। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो युद्ध होगा, यानी कि ये एकलौता है यूरोपीय कंपनी जो कब आई है? किसके टाइम में आई है? दिल्ली सल्तनत के टाइम में। बाकी सब मुगल काल में आएगी। और ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन दे देगा, आप मुगल काल मार के मत चलाइएगा। पढ़िए तो पूरा कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए, जो पढ़ने में मजा आए। कितनी छोटी बात है। और वहां पे 12 से 2 इतना प्रेशर होता है कि प्रेशर कुकर में भी उतना प्रेशर नहीं होता जितना आपके दिमाग में होता। और इतना प्रेशर होता आपके दिमाग में कि बढ़िया से बढ़िया हड्डी गल जाए। एग्जामिनेशन हॉल में क्या पसीना निकालता है। कौन कौन जमाना का गीत याद आता है, कौन कौन भगवान याद नहीं आते? ओम भूर्भुवस्सुः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रिलोक उजागर। हे बाबा जी, हे दुखरन बाबा, बकोड़ा वाली माता, आके मेरे अंदर घुस जा, रिजल्ट हो जाए। लेकिन उस दिन सब भगवान छुट्टी में रहते हैं। संडे को कोई छुट्टी रहते ही नहीं है, सब रहते हैं अपने अपने देवी देवता के साथ में। उस दिन मनुष्य के साथ कोई नहीं रहते हैं। इसी दिन आयोग एग्जाम लेता है। चलें आगे। अब अल्मेडा जब आया तो देखा कि स्थिति बड़ी भयावह है, युद्ध दोनों तरफ से। क्योंकि जब पतन होता है तो इसका मतलब है कि धीरे धीरे जो है वहां दूसरा साम्राज्य का स्थापना भी हो रहा। क्योंकि अब 20 साल के बाद पतन हो जाएगा, 15 साल, हाँ 20-25 साल के बाद पतन होने वाला। यानी स्थिति जो है वो क्या है? दिल्ली सल्तनत पतन की ओर भाग रहा है। एकाएक कोई भी पतन नहीं होता है, धीरे धीरे पतन होता है। और यहां पे जब ये आया व्यापार वाणिज्य करने के लिए, बोला यहां तो नहीं कर सकते, स्थिति बड़ी गंभीर है। तो बोला कोई बात नहीं साहब, हमको पानी दे दिया। बेवकूफ कहीं का, सारा का सारा यूरोपियन पानी में व्यापार करेगा। जाओ, क्या याद करे, जाओ। पानी, पानी का क्या वैल्यू है? जिसके पास दिमाग रहेगा वही ना समझ सकता पानी का वैल्यू क्या है। जिसके पास दिमाग ही नहीं उसका पानी का वैल्यू क्या है? इसने क्या कहा, कोई बात नहीं, हमको हिंद महासागर का छोटा सा पार्ट दे दीजिए, हम दिखा देते हैं कि मेरे अंदर क्या जलवा है। जहां जो कोई सोच नहीं सकता, वहां से हम शुरू करते हैं आशियाना। और इसने क्या किया, हिंद महासागर को कब्जा में लिया और बोला राजा मेरे को कोई मतलब नहीं है, तू पानी में जो करना कर। खारा पानी है, ना तू पी सकता है ना उसमें नहा सकता है। बोला ठीक है, हिंद महासागर दे दिया। अब जैसे हिंद महासागर दिया, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी लगा दिया, जिसको कहते हैं शांत जल की नीति, ये नीले पानी की। अब इसमें क्या लगा दिया कि हिंद महासागर से, ध्यान से समझिए, हिंद महासागर से, अब जरा थोड़ा सा मैप देख लीजिए दिमाग में, क्लियर विजन हो जाएगा। हिंद महासागर ये वाला पोर्शन, कोई दिक्कत? देखिए अब यहां से कोई भी, अच्छा एक बात बताइए, एशिया का कोई भी कंट्री अगर वो जाए अफ्रीका या जाए अमेरिका के साथ में व्यापार वाणिज्य करने, तो उसका तो रास्ता हिंद महासागर ही है, निकलेगा तो यहीं से। रोक, स्टॉप, टैक्स, टैक्स इक्वल टू टोल टैक्स। जाओगे कहां? इतना दूर तक घेरा बांध दिया कि खेत में तुम उतर नहीं सकते हो, तुमको चढ़ना होगा टोल टैक्स पे।
आप देखें टोल टैक्स की कहानी, नहीं समझ रहे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। टोल टैक्स जितना दूर लगा रहता है उसके बीच में आप कहीं नहीं उतर सकते हैं, इतना बढ़िया से घेर कर रखता है कि आप नीचे उतर ही नहीं सकते हैं। मजबूरी है तुमको टोल टैक्स पे चढ़ना, और जब मजबूरी है टोल टैक्स पे चढ़ना तो उसका टैक्स देना पड़ेगा तुमको। यानी कि अगर आप यहां से कोई भी वस्तु का व्यापार वाणिज्य कर रहे हैं तो आपको टैक्स किसको देना होगा? सुजीसर अल्मेडा को देना होगा, पुर्तगाली को देना होगा। और ध्यान रखिएगा, जो भी व्यापार वाणिज्य कर रहे हैं दो चीज का नहीं करना है, एक मसाले का और दूसरा कारतूस का। ये दोनों का व्यापार वाणिज्य नहीं होना चाहिए। जहाज में ये दो अगर मिल गया तो समझ लो क्या कर देंगे हम। इतना खौफ पुर्तगाली का। खेल तो ये पहले 1498 में आया होगा। अब सोचो कितना इनकम कमा लिया, अंदाजा लगा लो। क्या कारतूस? तो हटा इसको, इसका खेल खत्म हो गया। अब देखिए, इसके साथ अल्मेडा का खेल खत्म। उसके बाद कोई ऐसा कहानी नहीं जिसको अल्मेडा के बारे में जानने की जरूरत है। उसके बाद टाइमिंग आता अल्बुकर, सारा खेल अल्बुकर पे घूमता है सुजीत सर। अल्बुकर जैसे ही एंट्री करता है, इसका टाइमिंग शुरू होता है 9 से 1509 से। इसने कहा जाता है कि वास्तविक संस्थापक, जैसे आपको बोले ना चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, वैसे ही इसने क्या किया? वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक का मतलब क्या है? वास्तविक संस्थापक आप है अपने परिवार के। आज अगर आप एसडीएम बन जाएंगी तो आप अपने परिवार का वास्तविक संस्थापक आप हैं। कई पीढ़ी तक आपको याद रखा जाएगा। अब आपके बाबा का नाम या आपके बाबूजी का नाम नहीं रखा जाएगा, अब रखा जाएगा पूजा राज का नाम। अच्छा पूजा राज, अच्छा उसके बाप ये है, अच्छा उसका बाबा वो जो दुबला पतला सा था, जो गरीब था। परिवर्तन समझ में आ रहा कैसे परिवर्तन हो रहा? इसका मतलब है राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सब में परिवर्तन करेगा। और सबसे पहले कि जो इंसान पानी पे रेंगने वाला था वो तुरंत वहां से उठता है और 1510 में जाके किस पे कब्जा कर लेता है? गोवा पे अधिकार कर लेता। आदिल शाह से गोवा को खट से खींच लेता है। जरा सोच लो, अंदाजा लगा लो कि जो इंसान पानी पे है और एकाएक स्थल पे आ जाता है, इससे बड़ा परिवर्तन क्या देखना चाहोगे? और टाइमिंग 1510 है, और ये टाइमिंग भी किसका चल रहा है? दिल्ली सल्तनत का चल रहा है। अभी भी दिल्ली 1526 में समाप्त करेंगे दिल्ली सल्तनत को। यानी कि इस समय अल्बुकर समझ गया है कि दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है। स्थिति क्या है? क्रिटिकल कंडीशन बन रहा है। और जब स्थिति दो बीच का खराब होता है तो बीच वाला आके एंट्री मार लेता है। पड़ोसी नहीं, देखो कैसे पड़ोसी एंट्री मारता है। दो भाई लड़ रहा है, बीच में देखना पड़ोसी का 100% एंट्री होगी, बिना बुलाए हुए मेहमान होता हो। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अल्बुकर आया, वास्तविक संस्थापक इसको कहा जाता है पुर्तगालियों का। पहला पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट, 1510 में आदिल शाह से गोवा को क्या कर लिया? छीन लिया। तीसरी जो पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसके टाइम में सेना में भारतीयों को भी क्या किया गया? शामिल किया गया। क्लियर है? और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो जानने के लिए सती प्रथा के बारे में एरेन अभिलेख तो बताएंगे, प्राचीन में बताएंगे ही आपको, लेकिन उससे पहले सती प्रथा का पूरी तरीके से इसने क्या किया? विरोध किया, रोक नहीं लगाया, विरोध किया। ध्यान रखिएगा, विरोध किया पूरी तरीके से। विरोध करना का मतलब रोकना, समाप्त नहीं किया। रोकना और समाप्त करने में अंतर है। और इसने क्या कहा? सती प्रथा गलत है। सती प्रथा को रोकने के पीछे का उद्देश्य क्या था पता है? भारतीयों से शादी किया जाए और भारत में ही बस जाया जाए। और सती प्रथा इसलिए नहीं रोका गया था, लोग को लग रहा था कि ये लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं। अब बताओ कितना उम्र हो रहा है? मुश्किल से 18-19 साल इसका उम्र हो रहा है। और नहीं देखें इधर, हमको देखिए, उम्र हो रहा है। और मान लो कि ऐसा भगवान ना करे अभी इसी टाइम इनके हस्बैंड चल जाएं, अब ये क्या करेंगी? ढोल बजाएंगे। अच्छा हुआ गया गधा कहीं का, अब मैं अपनी मनपसंद का। तो ये टाइम आज के टाइम में, उस टाइम में नहीं बोल सकते। टाइम उस टाइम में क्या होता था कि पति के ऊपर ही क्या किया जाता था? चिता के ऊपर ही रख के इनको जला दिया जाता था। और ये चीज हमारे जैसा अंग्रेज ने देखा, हमने बोला ना गलत बात है, लड़की को जलाना गलत बात है। अब जिस लड़की को रोका उसी सबसे शादी कर लिया। अब ऐसे आपको याद हो जाएगा इसने सती प्रथा का क्या किया? विरोध किया। तीसरा जो है नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा में बस इस चीज को ध्यान रखना है, इसने कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं किया। जिसके बारे में आपको याद रखने की बात है, जब इसने
कंपनी की स्थापना किया। क्लियर है? तो कहां पे किया था? कोचीन में। सूरत है, कोचीन में। क्लियर है? कोचीन में इसको खोला था। वहां से सेंटर को उठा के ले जाके गोवा में शिफ्ट किया। किसके टाइम में? नीनो डी कुन्हा के टाइम में। बस इसी काम के लिए इसको याद रखा जाए, इसके सिवा इसमें कुछ भी याद रखने का जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? जब नेक्स्ट क्लास हम आपसे मिलेंगे, आज को यहीं पे विराम करते हैं इसको, ठीक है ना? जब नेक्स्ट क्लास आपको मिलेंगे तो हल्का सा अंग्रेज को बताएंगे, उसके बाद फ्रांसीसी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वॉर को आपको अच्छे से समझा के ट्रिक के साथ में आपके दिमाग में स्टोर कर देंगे। उसके बाद गवर्नर जनरल पे एंट्री मार लेंगे। क्लियर है? कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी पूछना हो, जहां से पूछना हो, जो दिल करे जैसा क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऑनलाइन में जिनको जो डाउट हो पूछिए। हाँ, नोट्स आप टेंशन नहीं लीजिए। देखिए, नोट्स जो आपको ग्रुप में हम जो लोग एडमिशन ले लिए हैं, ध्यान रखिएगा, आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा स्लिप का, तो हम आपको टेलीग्राम में यहां पे ऐड कर देंगे और वहीं पे नोट्स जाएगा, वहीं पे नोट्स जाएगा। जब तक आप नहीं भेजिएगा, नंबर तो आप जानते ही हैं संस्था का 9234982021, उस पे आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। उसके बाद आपका नंबर यहां पे ऐड हम कर देंगे, वहां से आपको पीडीएफ के रूप में चला जाएगा। आप किसी भी शहर में हो इंडिया में, आप वहां से नोट्स निकाल लीजिएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? चले, कल से 7 बजे से क्लास स्टार्ट होगा, ध्यान रखिएगा। घड़ी में 7 बजते ही आपको पहुंच जाना है। 7 बजे से लेके 11 बजे तक मॉडर्न इंडिया और बायोलॉजी दोनों की क्लास चलेगी। क्लियर है? 7 से 9 मॉडर्न इंडिया, 9 से 11 बायोलॉजी। कोई दिक्कत? चले, क्लास आज से ही स्टार्ट हुआ है।